नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की भूगोल पढ़ने वाले हैं और ये हमारा छठा अध्याय है भू आकृतिक प्रक्रियाएं और इसका ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें समझा दी थी। आज हम पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं और पार्ट सेकंड में आपका ये चैप्टर जो है वो समाप्त करा दिया जाएगा। और आपको जो इस वीडियो में जो भी कंटेंट मिलेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो जैसा कि आपको याद होगा, पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको अपक्षय के बारे में बताया था कि आखिर अपक्षय होता क्या है। ठीक है, चट्टानों का टूटना फूटना, ये सब मैंने आपको अच्छे से बताया था। अब आपको इस वीडियो में ये जानना है कि अपक्षय कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अपक्षय के प्रकार भी अब हमें देखने हैं। टूटना फूटना तो हमने समझ लिया, चलो ठीक है भाई, चट्टानों का टूटना फूटना, लेकिन वो किन कारणों से टूटती हैं, क्या है उसके प्रकार, क्या है, कितनी तरीके से चट्टान टूट फूट उसमें होती है। ठीक है, तो अपक्षय के प्रकार आज हम पढ़ने वाले हैं, पेपर की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपक्षय का जो पहला प्रकार है वो है भौतिक अपक्षय, दूसरा है रासायनिक अपक्षय, तीसरा है जैविक अपक्षय। तो पहले मैं आपको रासायनिक अपक्षय बताऊंगा, फिर भौतिक और फिर जैविक। तो रासायनिक अपक्षय, ठीक है, हमारा आज का पहला टॉपिक इस वीडियो का रासायनिक अपक्षय। रासायनिक मतलब केमिकल अपक्षय, अपक्षय को इंग्लिश में कहते हैं वीदरिंग। तो केमिकल मतलब इसमें आपको ये देखना है कि अगर चट्टानों में टूट फूट होगी तो वो केमिकल तरीके से होगी, वो प्राकृतिक तरीके से नहीं होगी। ठीक है, वो केमिकल तरीके से होगी। जैसे इसका उदाहरण मैंने आपको बहुत अच्छा दिया था, नमक को पानी में रखते हैं तो नमक नष्ट हो जाता है घुल के। तो वही है इसमें रासायनिक अपक्षय, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। एक बार यहाँ पर और अच्छे से आपको बता देता हूँ। तो रासायनिक अपक्षय को निम्न उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। तो भाई नमक, वही नमक वाला उदाहरण है, मैंने आपको बताया था। और लोहा है, मैंने जैसे नमक वाला आपको बता दिया था। जैसे लोहा है, उसको खुले स्थान पर अगर हम रखेंगे तो उसमें जंग लग जाएगा, और जंग लगेगा तो वो लोहा धीरे धीरे नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये रासायनिक अपक्षय है हमारा। ठीक है, और नमक का गलना, लोहे का नष्ट होना, ये सारे ही रासायनिक प्रक्रिया हैं और ये रासायनिक अपक्षय के अंदर ही आता है। इसी तरीके से चट्टानें भी नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, जो कैल्शियम की चट्टानें होती हैं, जो चूने की जो मतलब चूना पत्थर होता है, वो सब जो चट्टानें होती हैं वो ऐसे ही गल के नष्ट हो जाती हैं और उनका अपक्षय हो जाता है। तो ये था रासायनिक अपक्षय, काफ़ी आसान था। आगे बढ़ते हैं। अब रासायनिक अपक्षय जो है वो कितने प्रकार का होता है। आपका ये चैप्टर मैंने आपको बताया था लंबा चैप्टर है और हार्ड चैप्टर है, इसीलिए आपको मैंने पार्ट में वीडियो बना के आपके सामने नोट्स पेश किए हैं। आपको बिल्कुल भी यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो रासायनिक अपक्षय आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब ये रासायनिक अपक्षय भी कितने प्रकार का होता है अब आपको ये जानना है। ठीक है, अपक्षय का तो एक प्रकार होता है रासायनिक अपक्षय। अब ये रासायनिक अपक्षय जो है इसके भी प्रकार होते हैं, ये इसकी भी प्रक्रिया होती है, अलग अलग तरीके से होता है। जैसे पहला है विलयन। विलयन मतलब घुल जाना, घोलना, मर्ज करना। ठीक है, मिला देना। जैसे चट्टानों में मौजूद कई प्रकार के खनिज जल में घुल जाते हैं। जो चट्टानें होती हैं उसमें बहुत सारे खनिज होते हैं अंदर, और वो खनिज जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। जैसे नाइट्रेट है, सल्फेट है, पोटाशियम है, ये सारे क्या हैं कि मतलब ये घुल जाते हैं पानी के अंदर, ये खनिज घुल जाते हैं। और इस तरह क्या होता है, जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो और जो आर्द्र जलवायु वाले इलाके होते हैं, जहाँ मतलब नमी वाली जलवायु होती है, वही बात हो गई जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, ऐसे इलाकों में जब ऐसे खनिज होते हैं जो जल्दी पानी में घुल जाते हैं तो ऐसी चट्टानों का अपक्षय हो जाता है। ठीक है, बारिश के कारण पानी के संपर्क में आने से क्या होता है, वो पानी में घुल जाते हैं वो खनिज, और जब वो पानी में घुल जाते हैं तो वो चट्टानें टूट फूट हो जाती हैं। आपको इस पूरे चैप्टर में अगर आपको तीन चीज़ समझ में आ गई तो आपका ये पूरा चैप्टर उसी के ऊपर है। पहली चीज़ है अपक्षय, चट्टानों का टूटना फूटना। दूसरी चीज़ है अपरदन, उन चट्टानों का पानी के द्वारा, हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर वो जो उसका टूट फूट होकर जो मलबा बना है या कोई भी छोटे कण बने हैं, उसका एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। जैसे एक चट्टान टूटी, ठीक है, उसके टुकड़े हो गए छोटे छोटे, मिट्टी से बन गई, हवा चली, वो मिट्टी उड़कर दूसरे स्थान पर चली गई। वो जो उड़कर दूसरे स्थान पर गई है एक जगह से, वो अपरदन कहलाएगा। और तीसरी प्रक्रिया होती है निक्षेपण। अब वो जब उड़ के गई है तो दूसरी किसी जगह पर जाके रुकेगी, एक जगह जमा होगी, तो जहां वो जमाव होता है उसका वो प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। ये तीन ही प्रक्रियाएं हैं इस पूरे चैप्टर में जिसपे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, अपक्षय टूटना फूटना, अपरदन एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना उस पदार्थ का, और निक्षेपण मतलब वहां पर जमा हो जाना। तो इस तरीके से ये रासायनिक अपक्षय के अंदर जो पहली प्रक्रिया होती है वो होती है पानी के संपर्क में आने से जब कोई खनिज होता है वो घुल जाता है, जिससे चट्टानें टूट जाती हैं। अगली प्रक्रिया जो होती है रासायनिक अपक्षय के अंदर वो होती है कार्बोनेशन। ठीक है,
कार्बोनेशन में क्या होता है, वर्षा के जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। ये क्या है कि वर्षा के जल में, जो बारिश का पानी होता है, उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड से घुली हुई से क्या बनता है, कार्बनिक एसिड बनता है, कार्बनिक अम्ल। वो जो कार्बनिक अम्ल होता है वो क्या करता है, चूना वाली जो चट्टानें होती हैं, जो चूने की चट्टानें होती हैं, उनको घुला देता है। और जब वो चूने वाली चट्टानें घुल जाती हैं तो वो चट्टानें टूटकर नष्ट हो जाती हैं। एक बार चूने की चट्टान घुल गई तो वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, ये कार्बोनेशन होता है। कार्बोनेशन में सिंपल सा है, जो वर्षा के जल में घुली हुई, बारिश के पानी में जो घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसके अंदर से क्या बनता है, कार्बनिक एसिड बनता है, कार्बनिक अम्ल बनता है। और वो जो एसिड होता है वो क्या करता है, जो चट्टानें होती हैं चूने वाली, उनको घोलकर और उनको नष्ट कर देता है। दूसरी चीज समझ में आ गई आपको, रासायनिक अपक्षय। तीसरी चीज है जलयोजन। कुछ चट्टानें, जैसे इसमें मैं आपको बता दूं, बहुत सारी चीजें तो सेम टू सेम ही आपको लग रही होंगी, बस थोड़ा वर्डिंग का डिफरेंस है, आसानी से याद हो जाएंगी। जलयोजन मतलब जल का मिलना। कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो कैल्शियम सल्फेट, जैसे कैल्शियम सल्फेट होती है, ये एक चट्टान होती है जो जल को सोख लेती है, अपने अंदर जल को ऑब्जर्व कर लेती है, जो पानी होता है, और उस जल को सोख लेने से वो चट्टान अंदर फैल जाती है। जब उसमें जल मिल जाता है, चट्टान में सूख जाता है, तो वो चट्टान जो है वो फैल जाती है, और फैल कर वो कमजोर हो जाती है, और कमजोर होने के बाद वो चट्टान टूट जाती है। तो जहां भी वो पदार्थ टूट रहा है, वो शैल का टूट जाना, वही अपक्षय है। ठीक है, कुल मिला के हमें अपक्षय में ये देखना है कि बस जो हमारा पदार्थ है, जो हमारी चट्टान है, जो शैल है, वो टूटनी चाहिए लास्ट में, चाहे कैसे भी टूटे। तो रासायनिक अपक्षय में आपको समझ में आया होगा, तीसरी प्रक्रिया में पानी के मिलने से यहाँ चट्टान टूटती है। अब चौथी प्रक्रिया है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, लोहे पर जंग लगना। ये जो लोहे पर जंग लगता है, जिसके कारण लोहा नष्ट हो जाता है, धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है, तो ये जो लोहे पर जंग लगता है, ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। लोहे का जो है मतलब ऑक्सीकरण हो जाना, जिसमें क्या होता है कि चट्टानों के मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आने से, जब चट्टानें ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आती हैं तो यह प्रक्रिया होती है। और यह प्रक्रिया वायुमंडल एवं ऑक्सीजन युक्त जल में मिलने से होती है। जब पानी में अगर ऑक्सीजन हो, वो चट्टान में मिल जाए, तो क्या होगा, वो चट्टान जो है ऐसे ही नष्ट हो जाएगी। और इसी तरीके से क्या होता है, ऑक्सीजन गैस के कारण भी ये प्रक्रिया हो सकती है। तो इसमें ऑक्सीकरण से आपको याद आ जाएगा, नाम ही आसान है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन गैस होगी, उस ऑक्सीजन गैस अगर कोई चट्टान के संपर्क में आती है, वो या पानी में अगर कोई वो गैस को अगर घोलकर, या ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ अगर घुला हुआ कोई जल है, उसको चट्टान में मिला दिया जाए, तो क्या होगा, वो चट्टान धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। तो 4 प्रक्रिया थी, मैंने आपको बताई है रासायनिक अपक्षय की। ठीक है, अब रासायनिक अपक्षय का टॉपिक हमारा खत्म। 7 मिनट का टॉपिक था और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अब आपके पेपर में आता है तो आप रासायनिक अपक्षय लिख सकते हैं। अगर आप बुक से देखते तो डायरेक्ट आपको काफ़ी हार्ड लगता। मैंने आपके लिए यहाँ बहुत आसान लैंग्वेज में नोट्स बनाए हैं। अब अपक्षय का दूसरा प्रकार, भौतिक अपक्षय। ठीक है, भौतिक अपक्षय। भौतिक शब्द का मतलब होता है फिजिकल। फिजिकल मतलब प्राकृतिक, जो प्रकृति के कारण चट्टानों में टूट फूट होना। ये तो हमने देखा था। रासायनिक मतलब केमिकल अपक्षय, नमक में ऑक्सीजन, ये सब केमिकल भाषा है। ठीक है, तो केमिकल वगैरह मिलने से जो चट्टानें टूट रही थी, वो तो किस कैटेगरी में आती है, रासायनिक अपक्षय में। अब भौतिक अपक्षय का मतलब क्या होता है कि मतलब प्राकृतिक रूप से जब चट्टानें टूटती हैं। जैसे भौतिक अपक्षय में क्या होता है, प्राकृतिक कारणों से चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। और बहुत सारे कारण होते हैं भौतिक अपक्षय के लिए, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, तापमान में परिवर्तन होना, शुष्क और आर्द्र परिस्थितियों का अदल बदल कर आना। ये कुछ कारक होते हैं जिसके कारण चट्टानें क्या होती हैं, टूटती हैं, प्रकृति के कारण। अब इन्हीं कारणों को हम अंदर से पढ़ेंगे कि किस प्रकार तापमान से चट्टानें टूट जाती हैं या किस प्रकार ये सब होता है। तो भौतिक अपक्षय को अंदर से पढ़ेंगे। अब हम, टॉपिक है आपका भौतिक अपक्षय, इसकी सब हेडिंग है भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया, कि कैसे भौतिक अपक्षय होता है। भौतिक अपक्षय आपको समझ में आ गया होगा, प्रकृति के कारण जो होता है। तो पहली प्रक्रिया है इसकी भार विहीनीकरण और विस्तारण। नाम थोड़े हार्ड हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, पर अंदर का बहुत आसान है। भार विहीनीकरण और विस्तारण। तो क्या है, इसमें लगातार अपर्दन के कारण, जब लगातार अपर्दन होता रहता है, ठीक है, जब मैंने आपको अभी समझाया था, अपर्दन में क्या होता है, जो अपक्षय के कारण टूट फूट होती है, वो मलबा, वो मिट्टी, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाता है तो वो अपर्दन कहलाता है। ठीक है, वो जो ट्रैवल होता है पूरा। तो जब लगातार ये ट्रैवल होता रहता है, अपर्दन होता रहता है, इसके कारण क्या होता है, ऊपरी शैलों के भार से ऊर्ध्वाधर दबाव मुक्त हो जाता है।
इसका मतलब है जो ऊपर की चट्टानें होती हैं उनका जो भार है, उनका वेट होता है, जो ऊर्ध्वाधर भार है, क्षैतिज का मतलब होता है ऐसे, ठीक है, लेटा हुआ, और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऐसे, स्टैंडिंग। तो जो ऊर्ध्वाधर भार होता है, स्टैंडिंग भार होता है, वो दबाव जो है वो कम हो जाता है धीरे धीरे जब लगातार अपर्दन होता रहता है, जिसके कारण चट्टानों में विघटन होने लगता है। जब ये दबाव कम हो जाता है तो वो चट्टानों में क्या होता है, विघटन। विघटन मतलब चट्टानों का टूटना। तो जब ये ऊर्ध्वाधर दबाव मुक्त होता है तो वो चट्टानों में क्या होता है, टूट फूट होने लगती है, और इस प्रक्रिया के द्वारा बने बड़े हुए चिकने गोलाकार गुंबद को अपशल्कल गुंबद कहते हैं। ये प्रक्रिया होती रहती है और इस प्रक्रिया से क्या होता है, चिकने गोलाकार गुंबद बन जाते हैं चट्टानों के। तो वो चट्टान जो होती है गुंबद जैसी आकार की, वो कहलाती है अपशल्कल गुंबद, ठीक है, अपशल्कन गुंबद। तो ये पहली प्रक्रिया है भार विहीनीकरण और विस्तारण की। दूसरी प्रक्रिया है जो भौतिक अपक्षय की, वो है ताप क्रम में परिवर्तन एवं विस्तारण, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर से जुड़ा हुआ। इसमें टेम्परेचर के कारण चट्टानें टूटेंगी। अपक्षय का मतलब बस दिमाग में बिठा लो, टूटना फूटना, ठीक है। भौतिक का मतलब प्राकृतिक, और चट्टानों की बात चल रही है यहाँ पे। तो शुष्क जलवायु, जहाँ सूखी जलवायु होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, एवं अधिक ऊंचे क्षेत्रों में जहाँ पर दैनिक तापांतर बहुत ज़्यादा होता है, ऐसी प्रक्रियाँ ज़्यादा होती हैं। तो ये प्रक्रिया कहाँ पर ज़्यादा होती है, जहाँ गर्म जलवायु होती है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, चट्टानों के अंदर जो खनिज होते हैं, जो चट्टानों, हमें पता है जो खनिज होते हैं वो चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं। तो जो चट्टानों के अंदर खनिज होते हैं, जब तापमान बढ़ता है तो वो क्या होता है कि वो खनिज जो है वो चट्टानों में फैलने लगते हैं, और तापमान जब गिरता है, जब तापमान कम होता है, जब ठंडक ज़्यादा होती है, तो वो खनिज जो होते हैं वो संकुचित होते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। तो फैलना और सिकुड़ना, जब ये प्रक्रिया बार बार होती रहती है तो चट्टान कमज़ोर हो जाती है। एक बार तो बारिश, क्या कहते हैं, धूप जो है बहुत तेज़ पड़ती है तो वो खनिज फैलते हैं, जब वो ठंडक ज़्यादा होती है तो वो खनिज सिकुड़ते हैं। फैलना और सिकुड़ना, इसके कारण क्या होता है, जो चट्टानें होती हैं वो कमज़ोर होकर टूट जाती हैं। जहाँ टूट जाएंगी वहीं पर अपक्षय हो जाएगा। तो ये भौतिक अपक्षय हो गया हमारा तापक्रम के कारण। तीसरी प्रक्रिया है वो है हिमकरण। हिम मतलब बर्फ, पिघलन और तुषार वेंजिंग। इसमें क्या होता है, शैलों की जो दरार होती है, जो चट्टानों में दरार होती है, शैल मतलब चट्टानें, जो चट्टानों में आपने देखा होगा दरार होती है, जब चट्टानों की दरार में पानी भर जाता है, जल भर जाता है, ठीक है। शैल जो होती हैं हमारी, जो चट्टानें होती हैं उनमें दरार होती हैं, उन दरारों में पानी भर जाता है, और तापमान जब गिरता है, जब तापमान कम होता है, जब ठंडक बढ़ जाती है, तो वो पानी जो होता है वो बर्फ में बदल जाता है। उसी दरार के अंदर पानी बर्फ में बदल जाता है। तो जब वो जब वो बदल जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, ठीक है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जो कि शैलों पर दबाव डालता है। वो चट्टान और भारी हो जाती है पहले से, उसके अंदर बर्फ का भी वेट आ जाता है। तो जब वो चट्टानों पर दबाव ज़्यादा पड़ने लगता है, जब वो दरार भर जाती है, कैसे, क्योंकि वो तो बर्फ़ के रूप में भर गई, वहाँ पर पानी था तो इतना कुछ नहीं हो रहा था, पर जब वो पानी जम गया तो वो बर्फ़ बन गई। बर्फ़ बनने से वो दबाव डालेगी बर्फ़ उस चट्टान पे, और वो चट्टान टूट जाएगी। समझ में आ गया आपको, वो चट्टान टूट जाएगी, और वो टूट गई, वहीं पर भौतिक अपक्षय हो जाएगा। आगे चौथी प्रक्रिया है जो भौतिक अपक्षय की प्राकृतिक रूप से, वो है शैलों में तापीय क्रिया, जल योजन एवं क्रिस्टलीकरण के कारण लवणों का फैलाव होता है, जो कणिक विघटन या शल्कन का कारण बनता है। अब ये लैंग्वेज जो है थोड़ी सी जो है मतलब हार्ड है। इसमें क्या है कि लवण अपक्षय, नमक के जो मतलब आयोडीन, जो हमारा नमक वगैरह जो खनिज होते हैं, इनके कारण इसमें क्या होता है, शैलों में तापीय क्रिया, ठीक है, तापीय क्रिया, जल योजन एवं क्रिस्टलीकरण के कारण, जब शैलों में ये सब क्रिया होती है, एक तो तापीय क्रिया और जलयोजन और क्रिस्टलीकरण, जब ये तीन चीज़ें होती हैं तो इसके कारण जो लवण होते हैं जो शैल के अंदर, उनका फैलाव होता है, जिसके कारण छोटे छोटे कणों में वो चट्टान टूटने लगती है, ठीक है। शैलों में तीन प्रक्रिया कौन सी होती है, तापीय क्रिया, जलयोजन और क्रिस्टलीकरण। इन तीन के कारण क्या होता है, लवणों का जो है वो फैलाव होने लगता है, और इसी के कारण वो चट्टानें फिर टूटने फूटने लगती हैं। तो ये हमारा भौतिक अपक्षय हो गया। अब जो हमारा अपक्षय का लास्ट प्रकार है वो है जैविक अपक्षय। रासायनिक आपको समझ में आ गया होगा, भौतिक समझ में आ गया होगा। तीसरा जो प्रकार है अपक्षय का वो है जैविक अपक्षय। जैविक मतलब बायो, जानवरों के, जीवों के कारण, ठीक है, जो जीव होते हैं। इसमें क्या होता है, जब जीवों की वृद्धि होती है, और इसमें मतलब जो चट्टानें होंगी उनकी तोड़ फोड़ कौन करेगा, जीव करेंगे। चूहे हो गए, केंचुए हो गए, ये क्या होते हैं,
ये मतलब चट्टानों को क्या करते हैं, इनको मतलब नष्ट कर देते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, खोदते रहते हैं, बिल खोदते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, नष्ट होती हैं चट्टानें। तो जहाँ भी चट्टान नष्ट होती है वहाँ पर अपक्षय हो जाता है। तो जब जीवों की वृद्धि होती है, जब छोटे छोटे जीव बढ़ने लगते हैं और जब उनका संचलन होता है, वो कुछ ना कुछ करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, उत्पन्न जो अपक्षय होता है, जब अपक्षय होता है और जब भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन जो होता है उससे क्या होता है, खनिजों का स्थानांतरण होता है, ठीक है, और मानवीय क्रियाएं भी जैविक अपक्षय में सहायक होती हैं। बहुत सारे इंसानों के भी ऐसे काम होते हैं जिसके कारण चट्टानों में टूट फूट होती है, और ये भी जैविक अपक्षय के अंदर ही आता है, ठीक है। और केंचुए आपने देखे होंगे, दीमक और चूहे, ये ऐसे जीव होते हैं जो बिल खोदते हैं, नई सतह का निर्माण हो जाता है, वो बिल खोदते हैं फिर नई सतह का निर्माण होता है, इससे भी अपक्षय होता है। और जो पौधों की जड़ें होती हैं, पौधे होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो जो धरातल के पदार्थों पर जबरदस्त प्रभाव डालती हैं। वो धरातल के अंदर क्या करती हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, चाहे वो कोई भी चट्टान आ रही हो अंदर, वो पौधों की जड़ें धरातल पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, जिसके कारण वो जो धरातल के अंदर पदार्थ होते हैं, चट्टाने हो या कोई भी पदार्थ हो अंदर, वो टूट फूट जाते हैं अंदर ही, ठीक है, इन पौधों की जड़ों के कारण। पौधे भी आपको पता है जैविक ही होते हैं, जीव ही होते हैं। तो पौधे, केंचुए, दीमक, चूहे, इंसान, ये सारे क्रियाएं जो होती हैं ये करते हैं, जिनके कारण अगर चट्टानों में या पदार्थों में टूट फूट होती है, अपक्षय होता है, तो वो जैविक अपक्षय कहलाता है। तो अपक्षय का टॉपिक आपका खत्म। आपको समझ में आ गया होगा अपक्षय, अच्छे से मैंने समझा दिया, उसके प्रकार, उसकी प्रक्रियाएं भी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बृहत संचलन। बृहत संचलन, इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं मास मूवमेंट। आप गूगल पर सर्च भी मार के देखोगे इमेजेस में मास मूवमेंट। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें शैलों का वृहत मलबा, जो चट्टानें होती हैं उनका जो मलबा होता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित हो जाता है। जैसे जो पर्वतीय इलाके होते हैं वहाँ पर क्या होता है, जैसे ये पर्वत होते हैं और वहाँ पर बहुत सारी चट्टानें होती हैं, उनका मलबा होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, जो चीज़ों को धरती की तरफ खींचता है, उसके कारण ये मलबा क्या होता है, कभी कभार स्थानांतरित हो जाता है, खिसक जाता है। ये मलबा एकदम से जो है वो खिसक जाता है। तो ये वृहत संचलन एकदम बड़े पैमाने पर जो है, मतलब ये संचलन होता है, मूवमेंट होती है, ठीक है, जो मलबे की मूवमेंट होती है, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। आपको याद रखना है वृहत संचलन में जो मेन जो कारण होता है इसका वो होता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके कारण ये संचलन होता है। और इसका मतलब है कि वायु, जल, हिम, यही अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, बल्कि मलबा भी अपने साथ वायु, जल और हिम को ले जाता है। जब ये वृहत संचलन होता है तो वो जल भी बहकर आ जाता है नीचे, बर्फ होती है तो बर्फ भी बहकर नीचे आ जाती है, वायु भी साथ के साथ आ जाती है। तो ये तीन चीजें होती हैं वृहत संचलन में, और इसके पीछे जो मेन शक्ति होती है वो होती है वृहत संचलन के पीछे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। आप बुक खोलकर भी एक बार ही देखना, आपको फोटो में वहां पर नजर आएगा किस तरीके से। जो आपने अगर वैसे भी देखा होगा, पहाड़ों में बहुत बार आपने देखा होगा चट्टानें खिसकने लगती हैं, एकदम से नीचे आने लगती हैं, ठीक है, तो वो वृहत संचलन के अंदर आता है। अब ये जो वृहत संचलन होते हैं इसका कारण क्या है, कौन से कारक हैं जिनके कारण ये वृहत संचलन होते हैं हमारे, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में, और ये चट्टानें जो खिसकती हैं। तो पहला है कारक वो है प्राकृतिक और कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार को हटाना। जैसे वो चट्टानें एक दूसरे पर टिकी होती हैं, हमने किसी भी तरीके से अगर वो चट्टान को टिकी हुई है एक के ऊपर एक, अगर हमने किसी भी कारण से, मान लो कोई भी एनी कारण, अगर हमने एक चट्टान हटा दी तो वो लाइन से सारी चट्टानें खिसकने लगेंगी और नीचे आने लगेंगी। ये एक तो कारण होता है। दूसरा, ढालों की प्रवणता और ऊंचाई में बढ़ोतरी। जब ढाल धीरे धीरे ऊंची होने लगती है, जब कोई भी पर्वत वगैरह की ढाल धीरे धीरे ऊपर होने लगती है, ढाल बढ़ने लगती है, तो ये कारण ज़्यादा, जो मतलब ये वृहत संचलन जो है इसके होने की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ढाल जितनी ऊपर होगी वो उतनी ज़्यादा मतलब तेज होती जाएगी ढाल, और उसमें खिसकने के चांस और ज़्यादा रहेंगे। तीसरा कारक है पदार्थों के प्राकृतिक या कृत्रिम भराव के कारण पैदा अतिभार। जब अतिभार, ओवरवेट, जब कोई भी चट्टान वगैरह है उसमें उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा तो वो चट्टान ओवरवेट, अतिभार के कारण भी वहाँ से खिसक सकती है। और अत्यधिक बारिश, चट्टानें हैं
बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई उसके कारण भी चट्टानें खिसक के नीचे आ जाती हैं। पहाड़ी इलाकों में बहुत बार, उत्तराखंड वगैरह में आपने देखा होगा। और मूल ढाल की सतह पर पदार्थ अथवा भार काटना, जो मतलब वो ढाल की सतह है, मान लो जो सतह का इलाका है, जो नीचे का इलाका है, वहाँ से मैंने अभी आपको बताया था कोई पदार्थ अगर हट जाता है एकदम से तो तब वो सारी चट्टानें आने लग जाती हैं लाइन से वहाँ पे, ठीक है, उनका जो है स्थानांतरण स्टार्ट हो जाता है और एकदम से वो खिसकने लगती हैं। या फिर भूकंप आना, भूकंप आएगा, चट्टानों में हलचल होगी और वो चट्टानें खिसक सकती हैं। विस्फोट होना, कोई धमाका अगर हो गया तब भी वो चट्टानें खिसक के नीचे आ सकती हैं। मशीनों का कंपन, ड्रिलिंग का काम होता है, आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी मशीनों का काम होता है गुफाओं वगैरह में, ठीक है, तो चट्टानें इसके कारण भी खिसक के आ सकती हैं। या फिर प्राकृतिक वनस्पति की अंधाधुंध कटाई, अगर पेड़ों की कटाई हो जाएगी, अगर पूरी ढाल प्लेन हो जाएगी, आपने देखा होगा पर्वत वगैरह पर भी बहुत सारे पेड़ होते हैं, अगर वो सारे पेड़ों की कटाई कर दी जाए तो वो ढाल एकदम प्लेन हो जाएगी, कोई वनस्पति नहीं होगा उस पर। तो जब वो ढाल प्लेन हो जाएगी तो उस पर चट्टानें और तेजी से खिसकने लगेंगी, स्लाइड होने लगेंगी। लेकिन अगर वो पेड़ वगैरह ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर उतना ही वो कम कारण होगा, मतलब कम चांसेस होंगे कि वहाँ पर ऐसा संचलन ज़्यादा होगा। तो ये कुछ कारक हैं जिनके कारण विरत संचलन हो सकता है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जितने भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सारे ही पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। आगे है तीव्र संचलन, इसी की तरह है, तीव्र संचलन भी इसी की तरह है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है इसमें। आइए आपको बताता हूँ तीव्र संचलन। विरत संचलन आपको समझ में आ गया होगा। अब तीव्र संचलन में क्या है, आर्द्र जलवायु में जो नमी वाले इलाके होते हैं जहाँ बारिश वगैरह होती है, वहाँ पर मंद या तीव्र वनस्पति विहीन ढाल, इसका मतलब है ऐसे इलाके जहाँ बारिश वगैरह ज़्यादा होती रहती है और उनकी जो ढाल होती है पर्वत वगैरह की, उस पर कोई पेड़ पौधा नहीं होता, वनस्पति विहीन ढाल, एकदम प्लेन। ऐसी ढालों पर जल युक्त मिट्टी, गाद, गीली मिट्टी, ये तेजी से खिसकती है। ये मिट्टी जो है तेजी से खिसकती है तीव्र संचलन में, ठीक है, इसमें मिट्टी खिसकती है, आपको याद रखना है, चट्टानें पूरी नहीं आती नीचे, इसमें मिट्टी जो जल युक्त पानी वाली मिट्टी या गाद तेजी से खिसकती है, तो इसका खिसकना ही तीव्र संचलन कहलाता है, ठीक है। 3 प्रकार से ये संचलन होता है। पहला है मृदा प्रवाह, इसमें क्या होता है, मृदा मतलब मिट्टी, जब संतृप्त चिकनी मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी है, जो गीली मिट्टी है, वो गाद जो है पहाड़ों की ढालों के सहारे नीचे की ओर जब खिसकने लगती है तो वो मृदा प्रवाह कहलाता है। और सीढ़ी बनाते हुए जब ये पदार्थ सांप की तरह नीचे खिसकते हैं तो इसको अवसर्पण कहते हैं। ये मिट्टी वगैरह जो है, जब बारिश वगैरह तेज होती है तो ये एकदम खिसकने लगती है मिट्टी नीचे की तरफ, और ये सांप की आकृति से नीचे खिसकने लगती है ऐसे थोड़ी मूवमेंट करते हुए, तो इसको अवसर्पण भी कहा जाता है। दूसरा है कीचड़ प्रवाह। तीव्र संचलन के ही 3 रूप होते हैं, पहला है मृदा प्रवाह, दूसरा है कीचड़ प्रवाह। इसमें क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में अपक्षय होता है, जब बहुत ज़्यादा चट्टानों का जब उसमें टूट फूट होती है, कटाई होती है चट्टानों की, तो उससे क्या होता है, जब तेज बारिश होती है उस इलाके में तो वो टूट फूट वाली जगह पर क्या होता है, कीचड़ बन जाता है, और तेजी से कीचड़ जो है वो नदी के रूप में ढालों से घाटी की ओर बहने लगता है। जब तेज बारिश होगी तो वो पूरा कीचड़ नीचे की तरफ बहने लगता है, और ये बहुत विनाशकारी होता है। ये पूरा कीचड़ के रूप में ये जो है नीचे आता है जब तेज बारिश होती है पहाड़ों से, तो ये कहलाता है कीचड़ प्रवाह। तीसरा है मलबा अवधाव। मलबा आपको पता होगा, कंकड़ पत्थर सब इसमें, टुकड़े वुकड़े, कीचड़ मिट्टी सब इसमें मिक्स होगा। तो जब ये प्रक्रिया होती है, तेज बारिश होती है, तो इसमें जो पूरा मलबा होता है, चट्टानें होती हैं, टुकड़े, कीचड़, मिट्टी, सारे एक साथ नीचे आ जाते हैं तेज गति से। तीनों प्रक्रिया तेज गति से होते हैं, ये वाली एकदम रैपिड। तो ये हमारा तीव्र संचलन कहलाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपर्दन एवं निक्षेपण। अपक्षय हमने पढ़ लिया, विरत संचलन हमने पढ़ लिया, तीव्र संचलन हमने पढ़ लिया। अब जो हमारा टॉपिक है वो है अपर्दन एवं निक्षेपण। मैंने आपको समझाया था, अपक्षय का मतलब टूट फूट होता है, अपर्दन मतलब वो टूट फूट से जो मलबा बना है, जो टुकड़े बने हैं छोटे छोटे, कंकर वगैरह, वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो वो अपर्दन कहलाते हैं। अब वो कैसे जा सकते हैं, प्रवाहित जल द्वारा। मान लो कोई नदी बह रही है तो वो अपने साथ मिट्टी वगैरह बहा के ले आती है, कंकड़ पत्थर बहा के ले आती है, तो वो बहा के ले आना ही अपर्दन कहलाता है, ठीक है। और भौम जल के द्वारा भी हो सकता है, भूमि अंडरग्राउंड वाटर भी कर सकता है, हिमानी के द्वारा भी हो सकता है, जो बर्फ होती है वो भी साथ में ला सकती है अपने, हवा के द्वारा भी हो सकता है,
जब तेज हवाएं चलती हैं तो चट्टानों का जो है कटाव होता है, वो चट्टानों की जो धूल मिट्टी होती है, हवा अपने साथ धूल मिट्टी लाती है, आपने देखा होगा धूल भरी हवाएं चलती हैं, तो वो धूल भरी हवाएं जहाँ जाकर रुकती हैं कहीं ना कहीं, तो वो मिट्टी वहीं पर एक जगह इकट्ठी हो जाती है। तो लहरों के द्वारा भी ये हो सकता है, पानी की लहरें धाराओं के द्वारा भी हो सकता है। इनसे क्या होता है, चट्टानों को काटा जाता है, खुरचा जाता है, और जो मलबा होता है उसका वो एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है, और वो क्या कहलाता है, अपरदन। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना उन पदार्थों का। अब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जब वो जाएंगे तो ये ट्रैवल जो होता है उनका, जो यात्रा है, वो तो कहलाएगी अपरदन। और जहां पर वो जाकर अब रुक जाएंगे एक जगह पर, जब वो जमा हो जाएंगे, वो प्रक्रिया कहलाती है निक्षेपण। अपरदन का रिजल्ट, जब वो अपरदन जहाँ खत्म होता है, जब ढाल में कमी आ जाती है, मान लो कोई ढाल है पर्वत की, पानी वगैरह से वो मिट्टी वगैरह, एक यहाँ पर चट्टान थी, टूट फूट हुई, उसकी जो कंकर मिट्टी थी, बारिश हुई तो पानी से क्या होगा, वो मिट्टी नीचे आ गई। अब वो मिट्टी आके कहीं तो रुकेगी जहाँ वो चट्टान, जहाँ वो ढाल खत्म होगी, तो वो जमा जहाँ पर होगी उस प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाएगा। ठीक है, जमाव होना। तो अपरदन हो गया, निक्षेपण हो गया। अपक्षय आपको समझा दिया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। आगे बढ़ेंगे, अब है हमारा मेन टॉपिक। अभी जो मैंने बताया आपको ये भी इंपॉर्टेंट थे पेपर की दृष्टि से, और ये वाला जो टॉपिक है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मृदा हमारा टॉपिक है, मिट्टी। सबसे पहली बात है, आपके पेपर में आ सकता है मिट्टी क्या है, मृदा। तो मृदा क्या है, धरातल पर, जो हमारा धरातल है, जो हमारी परपट्टी है ऊपरी, धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का समूह है। जो प्राकृतिक तत्व हैं उनका एक ग्रुप है, उन सब से मिलकर मृदा बनती है, जिसमें जीव जंतुओं तथा पौधों को पोषित करने की क्षमता होती है। मृदा क्या है, एक ऐसा ग्रुप है प्राकृतिक तत्वों का जो अपने दम पर जीव जंतुओं को और पौधों को पोषित कर सकती है, उनका पालन पोषण कर सकती है। मिट्टी से ही सब कुछ होता है, कृषि वगैरह से लेकर मोस्टली काम मिट्टी से होते हैं। तो मिट्टी क्या है, आपको ये लिखना है इसमें। और शायद एमसीक्यू में या एक नंबर में आ सकता है, पेडोलॉजी किसे कहते हैं। तो पेडोलॉजी जो होता है वो मृदा से जुड़ा हुआ विज्ञान होता है। ठीक है, जिसमें मृदा के ऊपर पढ़ाई की जाती है, वो कहलाता है पेडोलॉजी विज्ञान। ये मृदा वाला टॉपिक हो गया। इसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट जो और एक क्वेश्चन बनता है वो है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। जो वो मृदा है वो बनती कैसे है। पहला तो है जलवायु, जो क्लाइमेट है वहाँ का। तो जलवायु जो है वो मूल शैल के अपक्षय को प्रभावित करती है। जो शैल होगी वैसी ही मिट्टी होगी। अगर काली चट्टान है तो उसकी मिट्टी भी आसपास की काली होगी। ठीक है, जैसी चट्टान होगी वैसी ही मिट्टी होती है। तो जलवायु जो है वो मूल शैल के अपक्षय को प्रभावित करती है। जैसी जलवायु होगी उसका अपक्षय उसी तरीके से होगा। अधिक वर्षा मिट्टी में ह्यूम्स की मात्रा को बढ़ा देती है। ह्यूम्स आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो अधिक बारिश के कारण क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर ह्यूम्स जो है वो बढ़ जाते हैं, लेकिन भारी वर्षा के कारण मिट्टी के उपजाऊ तत्वों को नुकसान पहुंचता है। इसमें क्या है कि जो बारिश अगर तेज होती है जिन इलाकों में, वहाँ की जो मिट्टी होती है, अगर इतनी भी ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो मिट्टी में ह्यूम्स की मात्रा बढ़ जाती है, और ज़्यादा बारिश के कारण जो उसके उपजाऊपन होता है मिट्टी का वो कम होने लगता है। दूसरा है मूल पदार्थ। मूल पदार्थ का मतलब होता है जैसी चट्टान वैसी मिट्टी। तो जिस प्रकार की चट्टान होती है वैसी ही मिट्टी होती है। जैसे दक्षिण भारत की जो मिट्टी है वो कैसी है, ज़्यादातर काली मिट्टी है, और वहाँ की चट्टानें भी काली हैं, इसीलिए वहाँ की मिट्टी भी काली है। तीसरा है उच्चावच। उच्चावच भूमि की बनावट, मतलब पहाड़ी भागों में मिट्टी जो है वो मिट्टी की परत पतली होती है, और मैदानों की परत में मिट्टी की परत मोटी होती है। आपने देखा होगा, क्योंकि पहाड़ी भागों में चट्टानें ज़्यादा होती हैं तो मिट्टी की परत ज़्यादा लेयर अंदर तक नहीं होती, और जो मैदानी भाग होते हैं हमारे, वहाँ पर मिट्टी अंदर गहराई तक पाई जाती है। जैसा कि आप, सिंपल सी बात है, आप अगर पहाड़ों पर खुदाई करोगे तो क्या आपको अंदर तक मिट्टी मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिलेगी, चट्टानें ही चट्टानें निकलेंगी। और मैदानी भागों में दिल्ली का एरिया है, हरियाणा का एरिया है, आप वहाँ पर खुदाई करोगे तो आपको मिट्टी ही मिट्टी मिलेगी। तो उच्चावच भी एक कारक है। चौथा है जैविक क्रियाएं। वनस्पति आवरण, मतलब पेड़ पौधों से बिल्कुल, और जो मतलब ढका हुआ इलाका, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी हों अगर मिट्टी के अंदर, इसके कारण मृदा जो है उपजाऊ बनती है। ठीक है, एक तो वनस्पति होना आसपास और सूक्ष्म जीवों का होना। पांचवा कारक है समय, टाइम, कालावधि, समय। तो लंबी कालावधि में जो है मिट्टी और अधिक समृद्ध होती है और अधिक उपजाऊ बनती है। लंबा समय अगर लगता है तो लंबे समय में मिट्टी जो है
और ज़्यादा उपजाऊ बनती है, और ज़्यादा समृद्ध बनती है, और ज़्यादा अच्छी बनती है। तो ये था मृदा को कारक जो मैंने आपको बताया, मृदा के कारक और मृदा मैंने आपको बताया। और इसी के साथ में जो ये हमारा अध्याय है समाप्त होता है। जल्दी ही आपको अध्याय 7वां आपके सामने लाऊंगा। और ये काफ़ी हार्ड चैप्टर था, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझ में आ जाए। आप सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में जाते ही बताइए कि आपको ये चैप्टर समझ में आया, अच्छा लगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। वीडियो को शेयर करना है दबा के, अपने दोस्तों में अच्छे से शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।